हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज आपका सीए इंटर का टैक्स का पेपर था एंड आई होप वो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो हियर इज माय क्विक रिव्यू ऑफ टुडेज पेपर। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स का टीचर हूँ, तो मैं सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स का रिव्यू करूंगा। ऑल्दो मैंने स्टूडेंट से सुना है कि डीटी एज यूजुअल थोड़ा सा लेंदी था, एमसीक्यू में थोड़ा सा टाइम लग गया। और क्वेश्चन नंबर वन जो डीटी में आता है वो मैंने मेरे मेजोरिटी स्टूडेंट से ये सुना है कि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा सा अलग था। एनीवे वो तो चलो ठीक है, डीटी है वो तो आता ही है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एज यूजुअल स्कोरिंग एरिया अपना माना जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पहले मैं एमसीक्यू की अगर बात करूं तो मुझे ये सारे एमसीक्यूज में मैं ये बोलूंगा ये एमसीक्यू के लेवल कुछ बहुत ही ज्यादा इजी थे और कुछ मॉडरेट लेवल के थे। जैसे कि और अच्छा ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ही केस स्टडी में सीधा शायद 5 या 6 एमसीक्यूज डाल दिए, ठीक है। पहले दोनों एमसीक्यू इंडिविजुअल एमसीक्यूज थे, उसमें से सेकंड वाला बहुत ज्यादा इजी था। अ, अगर आपको अगर आप बाय डिफॉल्ट मुंबई से ये वीडियो देख रहे हो तो मुंबई के सेंटर के पास शायद आपको ये बुक मिली होगी, है ना। तो इसके ये बेसिकली एमसीक्यू की समरी है जो मैं हर बार हर स्टूडेंट हर अटेम्प्ट में देता ही हूँ, नया नया बना के। जिसके अंदर क्या होता है, ये कुछ 12-15 पेजेस पढ़ के आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। तो उसके अंदर से देखो, जैसे कि ये 72 मंथ्स वाला अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से यही वाला एज इट इज एमसीक्यू था, अगर आप सेकंड एमसीक्यू देखोगे। एनीवे फिर उसके बाद एक केस स्टडी था, केस स्टडी के अंदर कुछ आईटीसी के एमसीक्यूज थे और कुछ नॉर्मल ईवे बिल और रिटर्न्स के रिलेटेड एमसीक्यूज थे। मुझे ये अच्छा लगा जान के कि ये लोगों ने फाइनली सेक्शन 18 से कुछ पूछा, अच्छा अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन पूछा कि भाई उसको आईटीसी कब मिलेगा, जब वो पहले कॉम्पोजिशन में थे और फिर रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो गए। तो आई लाइक दिस एमसीक्यू और आई लाइक दिस केस स्टडी ऑल्सो, ठीक है। और फिर अपन आ जाता है क्विक डिस्कशन पे ऑफ डिस्क्रिप्टिव एरिया। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन आता है हमेशा की जैसा, आई मीन आईटीटी का क्वेश्चन नंबर वन जो रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है। ये एज यूजुअल आप देखोगे, देखो अगर आपने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के सारे सम्स किए होंगे ना, तो हर एक एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो क्वेश्चंस में आपको दिखाई होगा, ठीक है। ऑल दो देखो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है रीजनिंग वीजनिंग लिखना होता है। और इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो पहला पेपर जब एंड होता है, मतलब पेज एंड होने के बाद एक और नोट भी आया है इसके अंदर, ठीक है। आई डोंट नो ये नोट स्टूडेंट ने नोटिस किया होगा कि नहीं। इसके अंदर ना ये लोग ने बहुत मुंह से बाकायदा बोल दिया, हालांकि ये इम्प्लाइड है, बट इन लोगों ने मुंह से बोल दिया कि सब टैक्स को अच्छे से अलग से कैलकुलेट करो, लीगल एक्सप्लेनेशन दो। और स्पेशली उनको चाहिए कि प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दो, हर आंसर जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब आपका आईजीएसटी लग रहा है या सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, मतलब वेदर इट इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, दे नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, जब मैं ये पेपर रिव्यू कर रहा था तब मेरे को अंदाजा आ गया था। देखो जब जब से ये न्यू कोर्स आया है, जब से ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू कोर्स में, तब से एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं था जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई क्वेश्चन नहीं था। ये लाइन डालने का मीनिंग मैं समझ गया था कि इसके बाद एक भी क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं आने वाला। मतलब वो चाहते ही थे कि कैसे ना कैसे करके प्लेस ऑफ सप्लाई से आपसे पूछा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रीजनिंग का वो मार्क्स कंसिडर करेंगे। चलो बढ़िया। फिर क्वेश्चन नंबर वन, मतलब आईडीटी का वन का बी, मतलब 5B अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन कहीं ना किसी के क्वेश्चन बैंक में मिला ही होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 7.8। जाके आप जो भी अपने स्टूडेंट है वो देख लेना। ये डिक्टो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, वर्ड टू वर्ड मतलब कि सारे एडजस्टमेंट्स मिलेंगे इसमें से। इनफैक्ट इसके अंदर जो एग्जाम में आया वो उसमें एक एडजस्टमेंट कम है, टीसीएस वाला। अपने जो अपने कंपाइलर में जो है उसमें वो भी क्वेश्चन है, ठीक है। एनीवे अब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से था, ऊपर कंपटीशन से था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A है जो टाइम ऑफ सप्लाई का था। और मेरे को अगेन ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा लगा, बिकॉज एक थोड़ा सा हल्का सा लास्ट दो अटेम्प्ट से एक क्लैरिफिकेशन चल रहा है कि सर्विस आरसीएम के केस में, सर्विस के केस में अगर इनवॉइस इशू करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर सप्लायर की है तो आरसीएम क्या, और अगर वो सप्लायर की नहीं है तो आरसीएम क्या। अगेन मैं इसी में यही आपको बताऊंगा कि जब आपको ये मिला होगा अगर ये वाली नोट्स, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लास्ट पेज पे ऐसा कुछ चार्ट बनाया टाइम ऑफ सप्लाई का, जिसके अंदर आप देखोगे कि रिवर्स चार्ज में
अगर इनवॉइस इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है तो ये टाइम ऑफ सप्लाई है, और रेसिपिएंट की है तो ये टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन उसी के बेसिस पे था, और मेरे को अगेन मैं इस क्वेश्चन को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, बिकॉज मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पूछा। वैसे भी टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आता था, लेकिन इतना डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम हो गया था, अभी आ गया तो अच्छी बात है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6B, विच इज ऑल्सो अगेन फ्रॉम 5 मार्क्स, और ये भी देखो, ये भी सबके कंपाइलर में मिलेगा ही मिलेगा। सेक्शन 12 AB का ये प्रॉपर अपना एग्जाम्पशंस का है, जिसके अंदर आपको पता है कि रूरल एरिया वाले एग्जाम्पशन मिलते हैं, अर्बन एरिया वाले कुछ नहीं मिलते, और फिर पब्लिसिटी वगैरह ये सारी चीजें आपको पता है। ऑल दो इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, बट आपको पता है ये एग्जाम्पशन चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7A, जो कि प्रॉपर प्लेस ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ बोल रहा हूँ, अपना पेमेंट ऑफ टैक्स से क्वेश्चन है 5 मार्क का। एंड अगेन मेरे को अच्छा लगा कि वो लोग ने इंटरेस्ट पेबल का क्वेश्चन पूछा, जिसके अंदर अपना रूल 88B टेस्ट होता है। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन को, मेरे को अच्छा लगा कि ये लोग ने ये क्वेश्चन पूछा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैं वेट कर रहा था कि ये कुछ आईडीटी का पेपर बने, है ना, ये इस एरिया से क्या होता है कि हमेशा हर अटेम्प्ट में बोलते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, बट कभी कभार इक्का दुक्का एमसीक्यू में आ जाता है, प्रॉपर 5 मार्क का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन रेयर आता है। आ गया, अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। ठीक है, तो हालांकि कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इसके अंदर ना ये फर्दर एक कैलकुलेशन वाला पॉइंट भी है, तो अगर वो ध्यान से रीड करोगे तो वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंथी बना लेता है। फिर ये एक बेसिक थियरी वाला क्वेश्चन था ई इनवॉइसिंग पे, तो मतलब टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में से ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, जिसके अंदर वो बोल रहा है एग्जामेशन की लिस्ट वगैरह, तो ये सब सारी चीजें आपको पता है, सीजेड एरिया वगैरह एग्जाम होता है वो तो ये सभी, ये अगेन सबके कंपाइलर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबके नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बना के पूछे थे कि एक्सप्लेन करो, लिस्ट आउट करो, और फिर एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करो एसईजेड डेवलपर। परफेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे वाह, अगेन भाई साहब, ये मेरे को अगर पूरे पेपर में मेरे को सबसे बेस्ट जो चीज लगी है, तो वो 2 चीज लगी है। एक एमसीक्यू जो सेक्शन 18 से पूछा वो, और एक क्वेश्चन नंबर 8A। मतलब मजा आ गया ये देख के, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन बनाया सप्लाई अंडर जीएसटी से। इसके अंदर ये बोला कि वी हैव 5 टाइप ऑफ सप्लाई में, हम लोग 5 टाइप ऑफ सप्लाई दे रहे हैं आपको, आप बताओ कि ये कौन से शेड्यूल से है, शेड्यूल 1 2 3 जो भी इसमें फॉल होता है, और फिर उसकी वो टैक्सेबल है या सॉरी वो सप्लाई है या नहीं ये बताओ, या डीम सप्लाई है कि नहीं, है ना। तो शेड्यूल 1 होगा तो डीम सप्लाई होगा, शेड्यूल 2 में वो बाइफिकेशन होगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, और शेड्यूल 3 तो नॉट नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो मजा आ गया, मेरे को ये क्वेश्चन देकर बहुत खुश हुआ। मैं हमेशा हर लेक्चर में इसका केस स्टडी खुद बना बना के 10-10 20-20 पॉइंटर्स क्रिएट कर करके मैं ये प्रैक्टिस आपको क्लास में करवाता था। ठीक है, फिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अंडर जीएसटी। सबको लग रहा होगा ये आईटीसी से, ये आईटीसी से नहीं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में हम चार्ट देखते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर, तो एक चेन ऑफ क्रेडिट बनता है, अनलाइक पहले जो चेन ऑफ क्रेडिट नहीं बन पाता था। तो एक छोटा सा बेसिक सा 2 मार्क का इंट्रोडक्शन पार्ट में से सवाल पूछा गया है ये। फिर ये बोलता है कि अगर आधार नंबर आपको असाइन नहीं हुए एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या ऑल्टरनेट व्यू है और वायबल क्या है। तो आपको इसका एक्यूरेट आंसर देखना है तो क्वेश्चन नंबर 57 देखना अपने पेज 9.25 पे। ठीक है, 9.25, एक सेकंड में 10 पेज नंबर पे ना, तो मैं अभी तुरंत निकाल के देता हूँ। ये अपनी कंपाइलर है, कंपाइलर है, इसके अंदर आप देखोगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57, इसके अंदर आधार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है। इसके अंदर बाकी ऊपर का काम का नहीं, ये पूछा ही नहीं है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है बस वही पूछा है कि अगर आधार नंबर असाइन नहीं किया तो कौन कौन से क्या क्या वायबल डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे, और उसके बाद की भी इंफॉर्मेशन है जो रूल 10B के रिलेटेड है। तो वो लोग ने भी वही पूछा है कि भाई उसके बाद का रूल 10B का थोड़ा सा ब्रीफ बताओ, हम लोग को डिस्कस करो। ठीक है, तो ये बढ़िया 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, अपने कंपाइलर से भी मिल जाएगा आपको, आपके कंपाइलर से भी मिल जाएगा, क्योंकि देखो कैसा है ना, आईडीटी बहुत ऐसा छोटा एरिया, ऐसा नहीं कि अपने बुक में मिलेगा ना दूसरे के बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अगर शिद्दत से पढ़ाई किया होगा ना, तो ये सारे क्वेश्चंस ने आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके थ्रू गुजरे होंगे। परफेक्ट। उसके बाद फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है, जो क्रेडिट नोट, मतलब अगेन टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से 5 मार्क का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट वगैरह। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन मैं हमेशा सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ,
पर मार्क माय वर्ड, मैं इस पूरे पेपर को इजी, आईडीटी के एरिया को इजी नहीं बोल रहा हूँ। रीजन भी, कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए गए और जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, ठीक है। तो मैं इसको मॉडरेट के लेवल पे लेके जाऊंगा। क्या होता है जब नए टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, एक दो क्वेश्चन जो नए बने हैं, उसमें है ना स्टूडेंट क्या करता है, अच्छे से प्रेजेंट करने के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन इन अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, कंसिडरिंग दिस सिनेरियो, आई टेल यू कि ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर, नॉट टू इजी, नॉट टू डिफिकल्ट, मैनेजेबल पेपर था एज फार एज आईडीटी इज कंसर्न। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं डीटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कुछ बाइफिकेशन है। आपको एमसीक्यू अपना ये टीडीएस वाले एरिया से आया है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से आया है। आईटीसी में सेक्शन 18 के 4 मार्क वाले एमसीक्यू 2 आए हैं और नॉर्मल 16 के 2 आए हैं। आरसीएम से 2 मार्क है, ईवी बिल से 2 है और रिटर्न से 2 है। और डिस्क्रिप्टिव में इंट्रोडक्शन सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई से 5-5 मार्क के क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन से 2 है, रजिस्ट्रेशन से 3 है। एग्जामेशन और पेमेंट ऑफ टैक्स से 5-5 मार्क का, और अब टैक्स इनवॉइस से 10 मार्क का है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टैक्स इनवॉइस चैप्टर, वो बोलते हैं ना अंडरडॉग है, वो लगता है ऐसा कि इसमें से क्या ही आ जाएगा, लेकिन इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा खासा आ जाता है। अब अगर आप इस पूरे इंडेक्स को ध्यान से देखोगे ना, तो उन्होंने क्या स्मार्टली डिवीजन किया है डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू का। एमसीक्यू में वो वाले चैप्टर्स है जो डिस्क्रिप्टिव में नहीं है, ठीक है। आईटीसी, आईटीसी तो चलो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो दोनों में ही होगा। तो इसमें जो कंप्यूटेशन आता है, ऑफकोर्स इसमें मैंने कंप्यूटेशन नहीं लिखा है, कंप्यूटेशन अगेन ऑफकोर्स 10 मार्क का होगा, ये ऑफकोर्स विद ऑप्शंस है। चलो, तो ओवरऑल बेसिस पे आईडीटी मेरे को लगता है कि मॉडरेट लेवल का था, मैनेजेबल था। मेरे को ये जो भी इन लोगों ने डिवीजन किया है, मेरे को वो भी अच्छा लगा। और मेरे को ओवरऑल बेसिस पे मैं एज अ टीचर सेटिस्फाइड हूँ। एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड एग्जाम टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना, प्रेशर भी तो है। एक नॉर्मल मैच में कैच पकड़ना और एक वर्ल्ड कप फाइनल में कैच पकड़ना थोड़ा सा फर्क है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो, ओवरऑल बेसिस पे जो भी ग्रुप 1 दे रहे थे उनके लिए तो भाई मजे, एग्जाम खत्म हो गए, एंजॉय करो। लेकिन जो भी ग्रुप 2 दे रहे थे, प्लीज इसको वीडियो को देख के ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फटाक से तुरंत, आप ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन चालू कर दी होगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऑडिट एक्सटेंड हो चुका है, उसका फायदा उठाओ, जितना हो सके उतना बेटर तरीके से उसको बाउंस बैक करो। अगर थोड़ी सी भी होप ढीली हो गई होगी तो वापस उसको आ जाओ, क्या पता अग्रीगेट में पूरा गेम हो जाए, है ना। ट्रस्ट मी, ऐसे सिचुएशन पे ही अग्रीगेट में लोगों का फायदा होता है और मैंने देखा है लाइव, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।